कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि पता है आपको, हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आज हमारा लेक्चर नंबर है 10, 11th क्लास का लेक्चर नंबर मैं 10th आज डिलीवर कर रहा हूँ, और जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। आज का टॉपिक है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं आपके फिजिक्स के अंदर, वो हम आज स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है संजय मंडोत्रा। ओके फाइन, ओके आगे चलते हैं। ये सब शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को, ओके। और टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस बेल आइकन। आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता है फिजिक्स क्या थी? फिजिक्स सिंपल सी बात थी, आप क्या करते थे, नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी करते हैं, राइट। अब जब इस नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की हम स्टडी कर रहे थे तो जो हमारे फिजिस्ट हैं इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। तो जो क्वांटिटीज टाइम के साथ नहीं चेंज होती है उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज बोलते हैं उनको, कंजर्व्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। अब इसी को देखते हुए हमने तीन अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो टोटल कितने लॉ, आपके 4 लॉज हैं जो आप यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर आपको स्टडी करनी है। जो बेसिक्स लॉ हैं आपके, टोटल कितने हैं आपके, देयर आर 4 लॉज। कितने हैं टोटल आपके, 4 लॉज हैं। तो देखते हैं, तो मैंने क्या बोला, देयर आर 4 लॉज। तो कितने बेसिक्स लॉ हैं आपके, देयर आर, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, देयर आर 4 बेसिक्स लॉ। कितने लॉ हैं, 4 बेसिक्स लॉ हैं। पहला कौन सा आपका बताओ मुझे, फर्स्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका बारे में आपने शायद सुना होगा, है ना। दूसरा होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है ये आपका, लीनियर मोमेंटम। देखिए मैं साथ साथ में लिखने के साथ साथ बोल रहा हूं तो आप अच्छे से नोट कर लेना, फाइन। थर्ड आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक होता है लीनियर और दूसरा कौन सा होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा होता है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड फोर्थ इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे है ना, जो फर्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपने 11th में स्टडी करना है, इसको भी 11th में स्टडी करना है, और एंगुलर मोमेंटम को भी आपको 11th में स्टडी करना है। और जो चार्ज है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको आप किस में स्टडी करोगे, यू विल स्टडी इट इन 12th क्लास, फाइन। अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ, अभी ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। यहाँ पे बस इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जब ये पूरा का पूरा आप टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे होंगे तो कम से कम 2 लेक्चर्स के अंदर इन टॉपिक्स को हम खत्म करेंगे, एक एक चीज को, फाइन। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके कंजर्वेशन होने के कारण आपको क्या फायदे होते हैं। अब जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना उनको। भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पे है, उसके बारे में भी समझेंगे हम जब इनको हम टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं। पहला कौन सा आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा है, फर्स्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके फाइन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो पहली बार इस लॉज को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जितनी भी हम चीजें स्टडी करते हैं ना फिजिक्स के अंदर,
ये हमेशा कहाँ स्टडी की जाती है, मैक्सिमम टाइम जो आपकी स्टडी की जाती है वैक्यूम में की जाती है, या मैं क्या बोल सकता हूँ फ्री स्पेस में। इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने क्या बोला, हम जितनी भी स्टडीज करते हैं फिजिक्स के अंदर ये कहाँ पे की जाती है आपकी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। अब वैक्यूम और फ्री स्पेस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपका जो एयर फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन, उसको हमने क्या किया होता है, नेगलेक्ट किया होता है। क्या किया होता है, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा और अच्छे से इनके बारे में हम बात समझते चलेंगे। फिलहाल के लिए आपने दिमाग में रखना है, हम वैक्यूम का या एयर फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमने एयर फ्रिक्शन जो होता है आपको, उसको हमने क्या किया होता है, नेगलेक्ट किया होता है। फिलहाल के लिए आप इतनी बात समझ लो। ओके, अब जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पूरे यूनिवर्स को कंसीडर करते हैं। ये नहीं सिर्फ हम अर्थ को कंसीडर करेंगे, नहीं, पूरा जो यूनिवर्स है ना आपका, पूरा यूनिवर्स, उसको कंसीडर करके फिर हम स्टडी करते हैं, फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देते हैं। ओके, तो यहां तो हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहाँ पे आपका फॉलो होता है, एक सिस्टम के अंदर होता है, जहाँ एक पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, सिस्टम आप कहाँ पढ़ोगे, सिस्टम का क्या है एक्चुअली, क्या नहीं होता है, इसको हम थर्मोडायनेमिक के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपका केमिस्ट्री में भी आपका थर्मोडायनेमिक यूनिट है, उसमें आप स्टडी कर लोगे। तो फिलहाल के लिए आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम यूनिवर्स को कंसिडर करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन या कोई भी लॉ को स्टडी करेंगे। तो देखो, तो क्या बोलते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल काइंड ऑफ यूनिवर्स। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, मैंने क्या बोला, आपका जो पूरा यूनिवर्स है ना, इसके अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जीज है, इसके अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी है, चाहे आपकी वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे वो आपकी थर्मल एनर्जी है, चाहे वो आपकी साउंड एनर्जी है, समझ रहे हो बात को, जितनी भी किस्म की एनर्जी है, अगर इनका हम सम कर दें, सभी को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट का मतलब होता है जो टाइम के साथ चीज चेंज ना होती हो, जो टाइम के साथ कोई भी चीज चेंज ना होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ गए कांस्टेंट के बारे में। तो सिंपल सी बात बताई मैंने आपको। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, इस यूनिवर्स के अंदर, मैंने क्या बोला, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप क्या करते हो, उनकी जितनी भी चीजें, मतलब जितनी भी किस्म की एनर्जी है, उनका अगर हम सम करते हैं, सम करने के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ गए। तो क्या बोला मैंने, मैं लिख देता हूं यहां पे, द सम टोटल ऑफ all type of energies, all type of energy in this universe, है ना, in this all kind of energy in this universe क्या रहेगी आपकी, in this universe remains constant। कैसी रहेगी वो आपकी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आई होप बात समझ गए होगे, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। फाइन। अब एक और इसका तरीका क्या है भाई, मैंने बोला पूरी जितनी भी एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई चीज एक दूसरे के साथ टकराती है, वहां से साउंड भी निकलती है, एनर्जी बन जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, आप गैस को जब चलाते हो, है ना, एलपीजी गैस है जो आपके पास घर में, जब आप उसको यूज करते हो तो उसके अंदर पहले एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, फ्यूल की फॉर्म में। जब उसको आग लगा देते हो आप, जब वो फ्लेम, है ना, फ्लेम बन जाता है, तो उस समय वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप बोलोगे सर, हम जहाँ वुड को आप बर्न करते हो, वुड को बर्न करने के बाद आपको क्या मिलती है, फायर मीन्स हीट मिलती है। तो उस एनर्जी जो इस वुड के अंदर एनर्जी स्टोर थी, वो किस में यह कन्वर्ट होगी, आपकी हीट में कन्वर्ट होगी। तो आप बोलोगे सर हम तो क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी। तो ध्यान से सुनना, ये ऊपर लाइन लिखी ना, इसका एक और मतलब होता है, उसको समझो कैसे। एक और इसकी स्टेटमेंट बन सकती है, वो कैसे, देखो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, क्या बोलते हैं, इन एन
isolated system, energy neither be created nor be destroyed आपने साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। आपकी एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड, ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहाँ पे मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस, आइसोलेटेड वर्ड कहाँ से आया? आपने आइलैंड सुना होगा ना, आइलैंड। व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड क्या होता है? ये पूरी तरफ पानी है और बीच में कोई एक टापू है ना, कोई एक छोटी सी प्लेस होगी जहाँ पे आप लोग रहते हैं। तो इसके आसपास कुछ नहीं है, आसपास इसके सारा क्या है? सिर्फ पानी है, कोई जगह कोई नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे कोई रहता है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो मीन आइलैंड वो एक पूरी जगह में एक कोई आइसोलेट की हुई चीज, एक अलग की हुई चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड हमने क्या बोला? ये आइसोलेटेड क्यों वर्ड यूज किया, ये आपको थर्मोडायनेमिक में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने बोला एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है आपका, उसके अंदर एनर्जी, जब एनर्जी को हम जब चेक करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे मान लो एक डिब्बा है, एक रूम है। इस रूम के अंदर आप देख रहे हो कि एनर्जी आपकी कितनी बन रही है और कितनी खत्म हो रही है इस रूम के अंदर। तो इस रूम को मैं क्या बोल दूंगा? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये आपका रूम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके रूम के अंदर कितनी एनर्जी बनी, कितनी खत्म हुई, अगर मैं इसको स्टडी करूं तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही एनर्जी बनती है ना ही कभी एनर्जी खत्म होती है। ये बात याद रखना। तो क्या होता है अगर ऐसा नहीं होता? तो अब इस रूम के अंदर आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे? वुड को जलाएंगे, तो वहां तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हीट निकलेगी। ध्यान रखो, ये एनर्जी हीट में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन जो आपकी वुड के अंदर एनर्जी थी वो क्या हो गई? पहले वुड के अंदर एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी पहले वुड के अंदर एनर्जी स्टोर थी, वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? आपकी हीट में। तो हम क्या समझते हैं इस बात से? हम ये समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो क्या होता है? बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ। ठीक है, ये देखो आप साथ साथ में लिख लेना, मैं इसके पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा जो लिख रहा हूं। ठीक है, टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। बस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना इसको, बात को। हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। एज ए साइंस स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये आपको आई थिंक आपको ये कहाँ से पता होगी? 9th 10th में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा, इसी को देखते हुए हमारा दूसरा लॉ आ जाता है, जो कि क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो एक बात याद रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इन चीज़ों को आप डिटेल में स्टडी करोगे बाद में। ठीक है, तो दूसरा आपका कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा? लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आपका जब मैं इससे रिलेटेड यूनिट शुरू करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो 9th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं आप भूल गए हो कोई बात नहीं, हम बाद में यूनिट में स्टडी कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इसको फिर से हम इस लॉ को फिर से हम स्टडी करेंगे, इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। तो फॉर ए टाइम बीइंग हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है? इन द absence of external force, अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है हमेशा? ये आपका
कांस्टेंट रहता है। बोलता है अगर बाहर से कोई भी ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, अगर लग जाएगी तो क्या होगा, तो ये हम स्टडी करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम लीनियर मोमेंटम को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इस लॉ क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ये कहता है कि इन दी एब्सेंस, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होगी तो आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि कंजर्व्ड रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला कैसे होता है, लीनियर मोमेंटम को हम हमेशा p के साथ डिनोट करते हैं, और क्या है ये हमेशा कैसा रहता है आपका, कांस्टेंट। कब कांस्टेंट रहता है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स जो आपकी होती है वो कितनी होती है, बताओ मुझे, जीरो मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो इसके बारे में मैं फिलहाल नहीं बताता हूँ क्योंकि वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी। और फार्मूला अगर मैं इसका बताऊँ तो फार्मूला क्या होता है इसका, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के, जो कि कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, जीरो। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बात मैंने हाईलाइट कर दी। आपने ऐसी जो फार्मूलेस होते हैं इनको हमेशा क्या करना, हाईलाइट कर लेना है। अपने जब नोट्स बनाते हो कलरफुल पेन यूज करो, उन वैसे बनाओ, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हाईलाइट किया करो, ठीक है। मैंने आपके नोट्स देखे हैं, आप अपने नोट्स को हाईलाइट नहीं करते हो, हर टॉपिक को हाईलाइट करो। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जब लिखोगे उनको भी क्या करना, आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा कैसे करना है, मैं आपको कुछ नोट्स दिखाऊंगा किस तरह से बनाने हैं, फिर आप उस तरह से बनाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड जो लॉ है आपका, तो लीनियर मोमेंटम हो गया कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा हो जाएगा आपका, लीनियर हो गया। अब कौन सा होता है, एंगुलर। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप समझ जाओगे, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम वैसे ही देखो, एंगल आ गई ना, अब यहाँ पे एक जब एंगुलर फोर्स लगती है, उस एंगुलर फोर्स को याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। नाइन्थ में इसको पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टॉर्क क्या बला है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है। नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, भूल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी अब स्ट्रेस मत लेना इतना कि ये क्या चीज़ हमने पढ़ सुन ली पहली बार। फिलहाल के लिए इन चीज़ों को समझ लो, एक बार देख लो ये क्या है क्या नहीं। तो हर टर्म को, एक जो वर्ड लिखा होता है ना, मैं उसका मतलब भी समझाऊंगा, एक एक इंग्लिश वर्ड होता है मैं उनका मतलब भी समझाऊंगा। लेकिन अब ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी इन चीज़ों को डिटेल में अंदर घुसने को भी फायदा नहीं बनता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनेगा इन चीज़ों का। तो चलते हैं, जैसे मैंने वहां पे बोला था, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाएगी हम क्या बोलेंगे, इन दी एब्सेंस ऑफ कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। जब एंगल में कोई फोर्स लगाते हो ना आप, उस फोर्स को हम हमेशा क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, टॉर्क। तो फोर्स की जगह इस बार क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और एंगुलर मोमेंटम हम किसके साथ लिखते हैं, एल के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एल के साथ लिखते हैं, और ये क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। देखो मैं यहाँ पे ना ऐसे करके ये साइन बना रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि फिर बाद में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आप बोलोगे, मुझे क्वेश्चन करोगे, सर आपने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं डाला था। तो मैं अभी डाल देता हूँ, आप भी लगा लेना। ये क्यों डाल रहा हूँ इनका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा जब आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, इनको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आप अपने नोट्स में इनको लिख लेना, ठीक है, नहीं तो कोई आपके नोट्स देखेगा तो बोलेगा इसके ऊपर वेक्टर साइन क्यों नहीं लगाया। तो फाइन, तो आप लगा लो फॉर टाइम भी, समझा दूंगा इनका मतलब क्या होता है जब हमारे यूनिट के अंदर आएगा, ठीक है, फाइन। अब देखो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब आप लिख लेना यहाँ पे, कब, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क क्या होती है, बताओ मुझे, जीरो। मींस एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही होगी तब, ठीक है।
डिसिम्प्लाई इसका मतलब क्या हो जाता है, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का आपका फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे आई ओमेगा, क्या लिखते हैं आई, ये डब्ल्यू जो लिखा है ना डब्ल्यू, इसको ओमेगा पढ़ेंगे। नहीं आपको समझ आ रही इसकी कहाँ से आया क्या चीज़ है, ये ओमेगा क्या चीज़ होती है मैं बताऊंगा। बेसिकली ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फॉर टाइम बिंग मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको लिख लो ऐसे ही, आप ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होंगी बाद में। फिलहाल के लिए ये आपका ऐसे इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने लिखवा रहा हूँ, आपको लिख लो। तो ये क्या चीज़ है बाद में मैं आपको बताऊंगा यूनिट के अंदर, ठीक है। आपका जो मोशंस ऑफ पार्टिकल यूनिट है उसके अंदर इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये बात समझ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है बस, ये जो है ना स्टेटमेंट, इस यूनिट के अंदर इतना सी चीज़ पढ़नी है आपने बस। आगे देख चलते हैं। लास्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, और मैंने ये बता ही दिया आपको, ये आपके 12th में है, पूरा डिटेल में इसको स्टडी करना है। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी उठाओगे उसके अंदर पूरा डिटेल में बता दिया होगा इसके बारे में, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आगे आपने 2-3 महीने के बाद इसको पढ़ना ही है ना। तो आप कोई भी एंट्रेंस दोगे वो तो 11th और 12th को इंक्लूड करके आता है ना। 11th और 12th को इंक्लूड करके आपका एंट्रेंस कोई भी आएगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट यूनिट में सब कुछ पढ़ना शुरू कर दो, तो वो आपका टाइम वेस्ट वाली बात है, समझ रहे हो। तो जहाँ पे जिस चीज़ को पढ़ना है वहीं पे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फाइन। तो लास्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, सेम वही चीज़, आपका चार्ज ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप चलो मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है। तो याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सिंपल याद रखो, चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चार्ज कैन neither be created nor be, wait for a second, nor be destroyed। ना ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। डबल आर आएगा यहाँ पे, एक और आर लगा लेना, चलो लगा ही देता हूँ। कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, अनदर बॉडी, समझ गए होगे। और ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आपके टोटल 4 लॉज थे, और इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सब यूनिट पहला मैंने देखा आप लोगों ने होमवर्क किया, आप पहली बात आप लिखते हो अपनी नोटबुक के ऊपर होमवर्क, ये नोट्स बना रहे हो, ये आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये तो क्लास वर्क ही हुआ ना। ये नोट कर रहे हो जो आप, होमवर्क तब होगा अगर मैं आपको कुछ दूं, न्यूमेरिकल दूं। जैसे आज मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, आप मुझे इसका आंसर करोगे आज, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आई थिंक 3 दिन पहले, है ना, 3 लेक्चर छोड़ के लास्ट उसके बाद वाली वीडियो देखोगे, है ना, तो आपको एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था बीच में ही, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, याद होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन राइज करना है उससे रिलेटेड, क्या है वो क्वेश्चन, और उसका आप आंसर करने की कोशिश करना मुझे, ठीक है। नहीं समझ आएगी पूछना फिर मुझे। क्वेश्चन क्या था, ये एक सरफेस है, एक ग्राउंड है, मैंने यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, और मैंने ये सारी चीजें बताई थी क्यों होता है क्यों नहीं होता। आज मैं सिंपल उसको यूज करके बताता चलूंगा। तो देखो, जब बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो बॉल जब ऊपर जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, मैंने बताया था, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। तो आप मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट कैसे पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था हमने 1/2 mv²,
राइट, ये चीज़ बताई थी ना। अब देखो दूसरी चीज़ बताई थी, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी जब ऊपर जा रही है तो मुझे बताओ हाइट को क्या पड़ रहा है, हाइट क्या होती जा रही है आपकी, इंक्रीज होती जा रही है। अगर हाइट इंक्रीज होती जा रही है तो मुझे बड़ा बताओ पोटेंशियल एनर्जी को कैसा फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। हाइट इंक्रीज करिए तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। राइट, बात समझ गए। और यहाँ पे देखो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नहीं सॉरी, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज नहीं कर रही, वेलोसिटी जब बॉडी ऊपर जाती है तो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं एक बार। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी जब नीचे आती है, जब यही बॉडी ऊपर पहुंची एक बार इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जब ये नीचे आ रही होती है, नीचे आने के कारण हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। हाइट कम होने का मतलब, हाइट कम हो रही है, रेड पेन के साथ दिखा रहा हूँ, हाइट कम हो रही है तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बॉडी जब नीचे गिरती है उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो हमने देखा जब बॉडी नीचे आ रही थी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ये बात तो समझ गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जब बॉडी ये नीचे गिर जाएगी, जब ये बॉडी नीचे गिर जाएगी, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगी, जैसे ही ये स्ट्राइक की तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जीरो। हाइट कितनी हो जानी है, जीरो। वेलोसिटी भी जीरो और हाइट भी जीरो। अब हाइट जीरो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे हाइट के एच कितना जीरो पुट करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आपकी वेलोसिटी भी क्या हो चुकी है, ग्राउंड के ऊपर जीरो हो चुकी है उस बॉडी की। वेलोसिटी जीरो हो गया तो v जीरो पुट करो, यहाँ पे v जीरो पुट करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर। अब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको लॉ पढ़ाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और आपका ये याद रखो, ये मैंने जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको मान लो एक आपका कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आपकी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ पढ़ाया ना कि मैंने आपको बोला एनर्जी आपकी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखता हूँ कितने बच्चों ने अच्छे से समझा चीज़ों को। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगर एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी अगर आपकी कांस्टेंट रहती है तो मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी जीरो होगी और यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो एनर्जी कहाँ गई फिर, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ कहता है भी एनर्जी आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी। एनर्जी ना ही हम क्रिएट करते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय करते हैं, एनर्जी तो आपकी हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, तो एनर्जी कहाँ गई फिर, एनर्जी कैसे सारी की सारी जीरो होगी। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन आंसर करता है। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, जी इंक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, एक बार ये इसी वीडियो से रिपीट करके देख लेना। अगर नहीं समझ आएगी तो पीछे उस लेक्चर पे चले जाना। तो ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और लाइक कर दिया करो, लाइक करने से मुझे पता चलता है आपको चीज़ें समझ आ रही है। और इसका आंसर अगर मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। और एक और काम करोगे, आज आप दो फार्मूले लिखोगे कमेंट सेक्शन में, एक आपका एल का और एक आप पी का। एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम, पी मीन्स लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का आपको फार्मूला लिखना है। एंड तीसरी चीज आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखना है। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट लिखनी है। एल का और पी का आपको फार्मूला लिखना है और इसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको आंसर अभी पता चल गया है तो अभी फटाफट टाइप कर दो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हो।
तो जहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा यहाँ पे एक तो हिंट दे देता हूँ मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक बार अच्छे से पढ़ना कि है क्या, अच्छे से समझ लो, फिर से वीडियो रिपीट कर लो अगर आंसर नहीं मिल रहा। फिर उसको समझने के बाद फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना। प्रैक्टिकल होके सोचने का मतलब कोई पत्थर उठा लेना, कोई भी चीज हाथ में ले लेना, उसको नीचे फेंकना, देखना क्या आपको ऑब्जर्व करना भी। साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना हुआ क्या वहां पे, नोटिस करना चीज को होता क्या है, तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। शायद क्यों, 100% मिलेगा। तो देखना क्या आंसर आता है क्या नहीं। तो ओके बाय, हैव ए नाइस डे।